सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़िर, मुल्क की सियासी जो हालात हैं इससे हटकर माशी सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी के हुकूमती दावों पर स्टेट बैंक ने मोहर तस्दीक सब कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के पहले 7 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 56% इजाफा हुआ, जबकि माली साल के इब्तदाई 7 माह में मजमूई तौर पर 1.34 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई, जो कि गुज़श्ता माली साल के 7 माह के मुकाबले में 25% ज़्यादा है। मुल्की मईशत के लिए इस हौसला अफजा रिपोर्ट के साथ साथ परेशान कुन बात वतन अजीज़ में दहशतगर्दी के वाक़यात में खतरनाक इजाफा है। गुज़श्ता शब भी कोयटा से बलोचिस्तान जाने वाली बस को बारखान के मुकाम पर रोका गया और दहशतगर्दों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करके 7 मुसाफिरों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। दहशतगर्दी के इन सब वाक़यात की कड़ियाँ अफगानिस्तान से मिलती हैं, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, जो उनकी कार्रवाइयों को एक नया रुख दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का आज एक बड़ा अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। पेशावर में बैंक ऑफ खैबर इस्लामिक बैंकिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हमें अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंक ऑफ खैबर के जरिए पैसे भिजवाएं। जो भी सूबे में सरमायाकारी करना चाह रहा है, हुकूमत उन्हें मराद देगी। अली अमीन गंडापुर का बयान क्या बानी पीटीआई की उस हिदायत की वाज़ेह खिलाफ वर्जी नहीं है जिसमें वो तरसीलात ज़र रोकने की बाकायदा अपील कर चुके हैं? क्या तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी के हवाले से अपना बयानिया बदल रही है? क्या इससे हम कह सकते हैं कि एहसास हुआ कि जो माशी और सियासी इस्तेहकाम का चोली दामन का साथ है और इसे नहीं छेड़ना चाहिए? साथ ही तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने असीर कप्तान की रिहाई के हवाले से मुतज़ाद दावे भी सामने आ रहे हैं। साहिबजादा हामिद रजा ने एक न्यूज़ शो में कहा कि बानी पीटीआई को 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है, यानी बैकडोर डायलॉग हो रहे हैं, जबकि असद कैसर का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब ये तज़ाद क्यों है, इस तरह की राय जो है मुख्तलिफ किस्म की क्यों आ रही है? इस पर पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की थी पीटीआई ने और तरसीलात ज़र रोकने के हवाले से बाकायदा इमरान खान साहब ने जो बात की थी, लेकिन इस बार तो हमने देखा कि इसमें इजाफा हुआ है, लोगों ने ज़्यादा रकूम भेजी हैं बैरून मुल्क से, तो ये तो इसका मतलब है कि लोगों ने इनके इस बयान को बिल्कुल संजीदगी से नहीं लिया। देखिए, सिविल नाफरमानी की तहरीक अनफॉर्चुनेटली हम जानते ही नहीं हैं कि वो है क्या, होती क्या है। सिविल नाफरमानी बुनियादी तौर पे बगावत होती है। आप क्या ऐलान कर रहे होते हैं कि आप अपने तरसीलात ज़र रोक दें, आप यूटिलिटी बिल्स रोक दें, आप टैक्स देना रोक दें, आप रसलो ये उसके मुख्तलिफ ग्रेड्स आते हैं आगे जाके, आप कम्युनिकेशन के चैनल्स ब्लॉक करें, ये सिविल नाफरमानी है। यानी आप हुकूमती स्ट्रक्चर को या गवर्नमेंट के जो ऑर्डर है, स्टेट का ऑर्डर, उसको आप डिसओबे कर देते हैं। ये तो बहुत खतरनाक बात है। हमारे यहाँ असल में बात हम कर देते हैं फिर उस पर खड़े हो जाते हैं। जिस तरह पहले हमने सुनामी कहा कि आ जाएगा और बोटों का सुनामी आ गया, फला सुनामी आ गया, तो सुनामी तो वाकई आ गया, लेकिन तबाही का जैसे सुनामी हुआ करता है, अब भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। पीटीआई को सोच समझ के बयान देने चाहिए, अपने अल्फाज का चुनाव मुनासिब करना चाहिए, आर्गूमेंट मुनासिब करना चाहिए और थीम सबसे मुनासिब होनी चाहिए। यानी अगर आप कोई अपना सियासी अचीवमेंट करने के लिए पाकिस्तान के वजूद के ऊपर ज़्यादा लगाने चल पड़ते हैं, तो उसको पाकिस्तान के लोग कैसे देखेंगे? मेरी दानिश में खान साहब के साथ लोगों का रिश्ता टूटा तो कम है, लेकिन कमज़ोर बहरहाल हो गया है और बिकॉज ऑफ हिज ओन ये जो फैसले इस तरह के हैं, उससे लोगों के जो उनके साथ रिश्ते में कमजोरी आ गई है। उनको खुद सोचना होगा और अगर कभी कोई ऐसा वक्त आया इसका इजहार का, तो लोग उसको कर भी देंगे, क्योंकि तरसीलात ज़र लोगों ने कबूल नहीं किया। पंजाब के अंदर से लोग बाहर निकलेंगे और इनकलाब ले आएंगे और एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते ब्लॉक कर देंगे। ये सारे ख्वाब थे जो शराब साबित। ठीक है।
अच्छा, ये आज अली मीन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, आपने वो भी सुनी होगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंक ऑफ खैबर से तरसीलात ज़र भेजें, तो इसमें हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं जुनैद अकबर साहब जो हैं सूबाई सदारत कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सूबे के वज़ीर आला हैं वो तो अली मीन गंडापुर साहब ही हैं। पार्टी में दो तरह की राय है जो भी है, लेकिन अभी तक एतमाद जो है वो अली मीन गंडापुर साहब पर है, तभी वो CM है। तो इस बयान से आपको लगता है कि PTI भी अपने इस बयान से पीछे हट रही है, जो तरसीलत ज़र भेजने से मना किया जा रहा था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को? मेरे लिए अली अमीन का बयान को इतनी अहमियत का हामिल नहीं है कि मैं कमेंट करूं। ठीक है, यानी ज़ाती हैसियत में वो बयान दे रहे हैं, उसका पार्टी से कोई आप कह रहे हैं कि जाती लेना है देना या नहीं जो होगा। भी है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके बयान के ऊपर कमेंट किया जाए। क्या बयान दिया जाए इस पे, छोड़ो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, ये कायरा साहब, पंजाब के हवाले से आप सियासत को बड़ा समझते हैं। पंजाब की मैं अक्सर प्रोग्राम में बात करती हूँ कि पंजाब पर आपकी जितनी ग्रिप होती है, आप तमाम जो पूरी सूरत हाल है उस पर अच्छा तज्जिया भी दे सकते हैं। पंजाब में जो तरक्की के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि नून लीग के दौर में, ख़ासतौर पे मरियम नवाज साहबा जब से वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठी हैं, बहुत काम हुआ है पंजाब में। आप इस बात से एग्री करते हैं कि पंजाब में वाकई बहुत ज़्यादा काम हुआ है, कि एक रिकॉर्ड बनाया गया है? और ये सवाल पूछने का मकसद ये भी है कि अज़मा बुखारी साहिबा ने पिछले दिनों में वज़ीर आला सिंध को बाकायदा पिन पॉइंट किया, नाम लेकर तनकीद की, और यहाँ तक आपकी हुकूमत को, तो सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की चल रही है काफ़ी अरसे से, उनको यहाँ तक कहा गया कि कराची वाले, सिंध वाले जो है तो अपना कचरा भी नहीं संभाल सकते, तो वो हम पर तनकीद क्या करेंगे? अगर आपने तरक्की देखनी है आकर पंजाब में देखें। देखिए, किसी के अल्फाज मेरे मुंह में डाल के उस पर तबसरा करना ये मेरा मिजाज नहीं है। ये वो दोनों अपने अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के आपस में चिट चैट चलती रहती है। अगर आप किसी हुकूमत का मिजाज देखना चाहें, उसकी अचीवमेंट देखना चाहें, उसके फार बोलना चाहें, तो बहुत कुछ बोला जा सकता है कि उसने बहुत कुछ अचीव किया, और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं बहुत सारी, जितने बयान करना चाहें कर सकते हैं। लिहाजा दोनों तरफ की बहस चलती रहती है। जो भी हुकूमत बैठी होती है, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना काम भी किया है, फिलाशुबा इसमें भी वो एक्टिवली नजर आ रहे हैं। और दूसरा, जो भी हुकूमत आती है जब वो काम करती है तो उसको मैग्नीफाई करके बताती है, ये भी उनका हक होता है। ये फेडरल गवर्नमेंट भी करती है, हमारी गवर्नमेंट करेगी, ये भी करेंगे। तो इसमें कोई ऐसी अहम बात नहीं है कि इस पर तबसरे किए जाए, क्या करें। अच्छा, पिछले दिनों में गवर्नर पंजाब ने एक अहम बयान दिया है। इस बयान को तो आप यकीनी तौर पे अहमियत का हामिल कहेंगे कि जी अब ये जो हुकूमत है इसके दिन ख़तरे में है, और 1-1.5 साल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। ये उन्होंने ज़ाती हैसियत में बोला या ऐसा होता मुमकिन नज़र आता है? देखिए, गवर्नर साहब ने कहा, एक अहम ओहदे पे बैठी शख्सियत है, मेरे भाई है, मुझे एहतराम है उनका, लेकिन उनका या मेरा या किसी और बंदे का बयान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बयान से ज्यादा अहम नहीं है। और हम बहुत सारे मौके पे ये बयान सुना चुके हैं, आपके पास रिकॉर्डेड है कि उन्होंने कोई महीना पहले एक स्टेटमेंट जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम हैं और 5 साल के लिए है। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब के बयान को ज्यादा वजन देना चाहिए, वही असल बयान है। बाकी हम अपने अपने जज्बात का इजहार करते हैं। मेरा भी ये ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब चेयरमैन बनेंगे, लेकिन बनेंगे तब हम लोगों से वोट लेंगे, अगले इलेक्शन में वोट लेंगे, और वोट लेके वो इंशाअल्लाह ताला मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। वो इस काबिल हैं, उन्होंने प्रूव किया है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से एज अपोजिशन लीडर या एक वजीर के तौर पे या एक हुक्मरान इत्तेहादी के तौर पे, उन्होंने एक जमात के सरबराह के तौर पे प्रूव किया है, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी, अपने खारजा पॉलिसी के अंदर दस्तरस को भी, आलमी फोरम्स पे जाके भी, और पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने प्रूव किया कि ही हैज ए विजन, ही हैज ए वे फॉरवर्ड, और ही हैज ए विल टू डिलीवर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी कायरा साहब, आप लोगों की पार्टी ने हमेशा दूसरी पार्टीज़ के लिए भी आवाज़ उठाई है, और जहाँ पे हक सच की बात होती है, आप लोग चाहे आप लोगों के इख्तलाफात हों सियासी बुनियादों पर, लेकिन आप हक सच पर दूसरी पार्टी का बड़ा साथ देते हैं खुल के, जो कि पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी बात है। अभी PTI वाले अक्सर ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि जी खान साहब की अडयाला में जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, अक्सर अपनी अहलिया से मुलाकात उनकी नहीं करवाई जा रही होती, घर वालों से मुलाकात वकला भी अक्सर शिकायत करते दिखाई देते हैं। और अब तो बड़ा खुल कर बात सामने आने लगी है कि जी ये पंजाब हुकूमत की वहाँ पर किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये इल्ज़ाम सही है जो कि PTI की जानिब से लगाया जा रहा है, तो क्या ये सही है? पहली गुजारिश तो ये है कि ये मुनासिब नहीं है कि माजी में खान साहब जो कुछ करते रहे वही रेप्लिकेट हो। वैसे उनका अपना रिकॉर्ड ऐसा ही, वो यही करते रहे अपने मुखालिफिन के साथ। लेकिन एनीहाउ हर कैदी को एक मुनासिब सहूलत मिलनी चाहिए
खान साहब को ये याद रखना चाहिए कि वो इस वक्त एक कैदी हैं, वो एक सजा याफ्ता है। उनका केस अपील में जरूर है लेकिन सजा याफ्ता है, और वो जो डिमांड कर रहे हैं वो पाकिस्तान के चंद कैदियों को भी अवेलेबल नहीं हो सकता। लिहाजा एक जायज हद तक उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये कोई कौमी इशू नहीं है कि हम कहें कि उसके ऊपर बड़ी फॉर अगेंस्ट डिबेट हो। उसके लिए उनको फोरम्स अवेलेबल हैं, वो अदालतों में गए हैं, अदालतों ने उन्हें रिलीफ दिए हैं, और अगर कोई ऐसा मसला है तो अदालत से भी रिलीफ तलब कर सकते हैं, और उनको गवर्नमेंट को भी ये रिलीफ देना चाहिए। जायज हद तक उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, साहिबजादा हामिद रजा ने एक दावा किया, एक न्यूज़ शो में बैठ के उन्होंने कहा इमरान खान साहब को 3 माह में रिहा किए जाने की पेशकश हो रही है। इधर हम देखते हैं कायरा साहब के खुले ओपन लेटर लिखे जाते हैं, ख़त नंबर 1, ख़त नंबर 2, 3, 4, और बड़ा तसलसल से सिलसिला जारी होता है, और ये कहा जाता है कि जिनको हम मुखातिब कर रहे हैं अब उनको ओपन लेटर लिख रहे हैं, यानी पूरी आवाम भी इस लेटर को पढ़ सकती है, जिनको मुखातिब कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से जो जवाब आता है कि सही जो प्लेटफॉर्म है वज़ीर आज़म साहब को भेजा रहे ख़त आएगा भी तो हम वज़ीर आज़म साहब को रेफ़र कर देंगे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो आर्मी चीफ हैं वो तो ख़त को पढ़ने के का तकल्लुफ़ भी नहीं कर रहे, कोई जवाब भी नहीं दे रहे, और ये ओपन लेटर्स लिखते चले जा रहे हैं, तो पेशकश कहाँ से हो रही है, बैकडोर राब्ते कहाँ से हो रहे हैं? क्योंकि इनका ये मानना ये है कि जी बात तो इस्टेब्लिशमेंट से ही होती है, सियासी जमातों से तो हो नहीं सकती। आप समझती हैं कि ये बयान इस काबिल होते हैं कि इनके ऊपर कोई कमेंट किया जाए, इनके ऊपर तबसरा किया जाए, या इनकी कोई ऑथेंटिसिटी? ये तो किसी बंदे ने ऐसे, लेकिन कायरा साहब ये तो टॉक ऑफ द टाउन भी बने होते हैं, हेडलाइंस बने होते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर डिस्कस हो रहे होते हैं। मुझे जो चीज लॉजिकल नहीं लगती, करीने कयास नहीं लगती, मैं उसको तबसरे के काबिल नहीं समझता। तो मेरे ख्याल में ये बयान भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन कायरा साहब ये साहिबजादा हामिद रजा साहब ने एक नेशनल टीवी पे बैठकर ये बयान दिया है जो कि बड़ा जेर बहस भी है, इसको बड़ा संजीदगी से लिया जा रहा है। मुझे साहिबजादा साहब का एहतराम ठीक है, मुझे उनकी इज्जत है, लेकिन इस बयान के शाको सबाक को मैं समझता नहीं हूँ, और मैं नहीं समझता कि मेरे ख्याल के मुताबिक इस बयान में कोई सदाकत है। लिहाजा अगर किसी बयान को मैं इस काबिल ही नहीं समझता तो उस पर क्या तबसरे करूँ? ठीक है, आप ठीक है, आपकी इस पे मर्जी है, जाहिर बात है, आप चाहें तो उस पर कमेंट करें और चाहे तो आप उस पर कमेंट बिल्कुल ना करें। अच्छा, मैं आगे के बारे में जानना चाहती हूँ कि आगे आपको लगता है ये कोई खबर नहीं है, उन्होंने इस खबर को ऑथेंटिकेट नहीं किया है। ठीक है, इसका आपने कहा मौजू छेड़ दिया, ठीक है, ठीक है, चलिए आपने कहा मौजू छेड़ दिया, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये कौमी इशू नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तसलसल से ख़त लिखे जा रहे हैं, ओपन लेटर्स लिखे जा रहे हैं, उधर से जवाब नहीं आ रहा है, फिर साहिबजादा हामिद रजा ने इस तरह का इंकशाफ कर दिया कि 3 महीने में इमरान खान साहब को रिहा करने की पेशकश हो रही है। आपने कहा कौमी इशू नहीं है, अगर ये कौमी इशूज़ नहीं है तो फिर यही इशूज़ क्यों घर घर में डिस्कस हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं, टॉक शोज़ में डिस्कस हो रहे हैं, यानी हम सही ट्रैक पर नहीं जा रहे। सोशल मीडिया इज अन सोशल मीडिया, जिसमें झूठ ज्यादा है और सच बहुत कम। नेशनल टीवी की बात कर लेते। नेशनल टीवी पे कौन सा बड़ा सदाकतें बोली जा रही होती हैं? खबर जो भी होती है ना, ये याद रखिए, इंफॉर्मेशन में अक्सरियत इस वक्त झूठ पे मबनी खबरें होती हैं, और या अपने ख्वाहिशों पे मबनी खबरें होती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपनी ख्वाहिशों को या अपने प्रोपेगेंडा को खबर बना लिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई खबर, कोई उसकी सबूत आए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, जब आएगी तो तबसरे कर लेंगे। अभी अजम्पशन है, अजम्पशन आप जरूर इस्तेमाल करें। मैं नहीं समझता कि जिस चीज को मैं लॉजिकल नहीं जानता उसके ऊपर बहस करूं, फिर तो मैं किसी के कमेंट नेगेटिव करूंगा, उसकी दिलदारी करूंगा, क्यों करूं? ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो अफ़गानिस्तान में वफ़्द भेजने की बात की जा रही है अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से, आई एम श्योर कि कौमी इशू है, और यहाँ पे भी एक अजीब लाइन ली जा रही है कि स्टेट टू स्टेट बात होती है, लेकिन किसी भी सूबे का वज़ीर आला इस तरह की बात कैसे कर सकता है? ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि खारजा पॉलिसी जो है ये मुल्क के वफाकी हुकूमत का काम है, उसमें सूबों के साथ मशावरत होनी चाहिए, मुआवरत होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो हमारे ताल्लुकात की कशीदगी में सबसे ज्यादा मुतासर है। मुल्क सारा ही मुतासर है, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासर है और बड़े अरसे से है। लिहाजा वो जरा बड़े स्टेक होल्डर बन जाते हैं, उनसे मशावरत होनी चाहिए। लेकिन सूबा अपने तई इसमें ना कोई फैसला कर सकता है, ना कोई इनिशिएटिव ले सकता है। और ये जो अली अमीन साहब का मिजाज है, वो चीजों को या पाक अफगान ताल्लुकात को, ये जो अफगान कौम परस्ती के रंग में देखते हैं, ये नैरो नेशनलिज्म जो उनका तस्वर है, उसके रंग में जब वो देखते हैं और उस पर बात करते हैं, तो ये बड़ा भयानक किस्म का रंग है। मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ, वो एक बड़े अहम ओहदे पे बैठे हैं, उनको बहुत एहतियात के साथ ये गुफ्तगू करनी चाहिए।
अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत कशीदा हुए पड़े हैं, बड़ा प्रॉब्लम है, और वहां से पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ा अजाब यह है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो माइंड सेट फतहयाब हो के बंदूक के जोर पे हुकूमत कम कर बैठा है, अपनी हुकूमत को तवाम बख्श रहा है, ये जिस माइंड सेट से, जिन मदारस से, जिस करिकुलम से, जिस सोच से पैदा होके वहां पहुंचा है, वो ये है कि दो आलमी कुव्वतों को शिकस्त दे के हमने बंदूक के जोर पे अपनी मर्जी की शरीयत नाफिज की है। और ये जो पाकिस्तान वाली साइड के तालिबान है, ये भी उसी फिक्र के, उन्हीं मदारस के, उसी असलूब के लोग हैं। ये भी पाकिस्तान के अंदर वही चीज लाना चाहते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि जो चीज अफगान तालिबान अपने यहाँ अपनी फिक्र के तहत नाफज कर चुके हैं, वो पाकिस्तान में उसको सपोर्ट न करें। इसके लिए हुकूमत को हर महाज पे, हर जगह पे कोशिश करनी चाहिए, और खास तौर पे इस नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए अलग से अपनी एक कोशिश करनी चाहिए। वो नैरेटिव जो हमने अफगान 2 जंगें, एक अमेरिका की जंग, एक रूस के खिलाफ जंग, इन दोनों जंगों में जो वो नैरेटिव बिल्ड हुआ था, जो आज भी हमें बाइट कर रहा है और अजाब हमारे लिए बना पड़ा है, एक उसका मुकाबला करने के लिए, और कि इस वक्त जो हॉट वार चल रही है उसका मुकाबला करने के लिए। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, एक चीज़ ये कि जो इलेक्शंस के हवाले से बात की जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात है और वो इलेक्शन का मुतालिबा कर रहे हैं बारहा। मौलाना साहब को मना लिया जाता है, लेकिन इस बार पता नहीं मौलाना साहब नहीं मान रहे। पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों अपनी अपनी एफर्ट्स कर रही हैं, लेकिन मौलाना साहब अभी भी बाज़िद हैं कि जी इलेक्शन होने चाहिए। अगर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता है तो माहौल को कहाँ जाता हुआ आप देखते हैं? मौलाना साहब का किरदार इसमें कितना अहम हो सकता है सूरत हाल को तब्दील करने के लिए? दूसरी बात कि अब पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी है PMLN की, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तनकीद दोनों तरफ से, पीपल्स पार्टी भी गिले शिकवे जो है उससे आगे जाकर अब बात कर रही है, खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, और नून लीग की जानिब से भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है सिंध हुकूमत पर, पीपल्स पार्टी पर। गवर्नर साहब से पहले नहीं बनती, जो पंजाब हुकूमत है उनकी वहाँ पर सूरत हाल आपके सामने है। तो आप क्या देख रहे हैं कि बाकी इलेक्शन का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है? इसकी कड़ी आप ये भी देख सकते हैं कि मरियम साहिबा ने अभी वज़ीर आला बनने के बाद पहला जलसा भी किया। पहले वो स्टूडेंट से, तमाम लोगों से बात करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने जलसा किया, अवामी ताकत दिखाई है, दिखाया कि कितने लोग अवाम उनके साथ है या उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। कि पहली गुजारिश ये है कि हम कोई मुस्लिम लीग के इत्तेहादी तो है नहीं, हमने उनको सपोर्ट फराहम की हुई है। हम मुतहारब जमाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हमारा एक बड़ा ताल्लुक माजी है, और हम एक दूसरे के खिलाफ कल भी इलेक्शन लड़े, ये इलेक्शन भी लड़े, आइंदा भी लड़ेंगे। लिहाजा, और हम इत्तेहादी भी नहीं है, लिहाजा हमारा आपस में छोटा मोटा इख्तलाफ चलता रहता है। उनकी तरफ से कोई बंदा गैर जिम्मेदाराना बयान देगा, हमारी तरफ से जवाब आ जाएगा, हमारी तरफ से कोई जब बयान देगा तो वो जवाब देते रहेंगे। ये आपस में तलखुशीरी का माहौल चलता रहता है। MKM को आप देखिए, MKM हमारे साथ थी या बाकी जमातों के साथ जब रही, वो हुकूमत में भी होते थे, आपस में इख्तलाफ भी होता था। इससे पहले मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हुआ, तो ये क्योंकि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो एक दूसरे के साथ चलते हुए भी, एक दूसरे के साथ चलना है, हालात का जबर ही है ना, ये कुछ चॉइस तो नहीं है। चलते हुए भी डिफरेंस होता रहता है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए बातें होती रहती हैं। लिहाजा इससे कोई ऐसी सूरत नहीं पैदा हो रही कि खुदा न खास्ता हुकूमतें गिरने लगी हैं। लेकिन जो बात हम बार बार कह रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग की क़यादत को जो वादे मुआहदे हमारे साथ हुकूमत बनाते वक्त किए थे, उन पे अमल दरामद करना चाहिए, स्ट्रिक्टो सेंक्टो करना चाहिए, और हमारे मुशावरती अमल जो है लेजिस्लेशन में होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जब लेजिस्लेशन या कोई चीज ऐवान में डिबेट के लिए आएगी तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी अपना नुक्ता नजर देगी और मीडिया को प्ले अप करने के लिए एक मौका मिलेगा। ठीक है जी, आपस में इख्तलाफ फट गए। दूसरा, जो अपोजिशन का अलायंस है, जी जी उनका हक है अपोजिशन अलायंस बनाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल एक बड़ी अहम सियासी शख्सियत है, उनकी जमात का एक अपना बड़ा अहम रोल है, और वो एक बड़े काबिल लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो अलायंस बनाते हैं तो हुकूमत के लिए थोड़ा बहुत फिक्रमंदी का लम्हा है। लेकिन एक बात साथ ये भी याद रखिए, इस मुल्क में बहुत सारे अलायंस बने, इलेक्शन के मुतालबे भी हुए कबल वक्त इलेक्शन के, लेकिन जब तक मुल्क के अंदर किसी गैर कानूनी, गैर आईनी अदालती अमल या किसी गैर आईनी दीगर इक़दाम का अंदिया नहीं आया,
वो मैदान में नहीं आया, इलेक्शन नहीं हुए, ना जलसे जुलूस इलेक्शन करा सके, ठीक है। ना अपोजिशन के अलायंस करा सके। हम कराने की सही। कोशिश करते रहे, हम नहीं करा सके। हमारे हमारे खिलाफ होते रहे, वो नहीं करा सके। लिहाजा ऐसा कोई अलायंस अभी तो तश्कील पाना ही मुश्किल है। इसलिए कि जो बात मौलाना हमसे कह रहे हैं, वो बात जो पीटीआई हमसे कह रही है या मुस्लिम लीग से कह रही है, वो मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से कह रहे हैं कि वहां उनका कह रहे मेरा मैंडेट छीना गया है। तो पहले मेरे ख्याल है उनको चाहिए कि मौलाना के ताफदार और उन्हीं के साथ वो फिर सड़कों पर आएंगे। ठीक है जी। हाँ। ठीक है, और उसी वो सड़कों पर आएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कायरत साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अजहर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। अजहर साहब, आर्मी चीफ को खतूत का सिलसिला बड़े तसलसल से जारी है, लिखे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया, और उसके बाद फिर बैकडोर राब्तों के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। आपके कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, बल्कि साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने एक टॉक शो में बैठ के इस बात का दावा किया कि 3 महीने के लिए उनको जो इमरान खान साहब को पेशकश की गई कि बाहर आएंगे, लेकिन बैकडोर राब्ते बकौल आपकी जमात के, वो तो आप लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत के साथ आप लोग बात करने की पोजीशन में नहीं है, और हुकूमत को आप लोग हुकूमत मानते भी नहीं है फॉर्म 45-47 की बहस की वजह से। तो ये जो राब्ते भी किए जा रहे हैं पीछे से, लेकिन जो आप खतूत लिख रहे हैं और वो ओपन लेटर्स हैं, उनका कोई जवाब भी नहीं आ रहा, उसमें आगे से आपको मतलब वो पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है, तो कौन यकीन करेगा इस खबर पे कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अगर उस खत का जिक्र किया, इसका मतलब है उन्हें भी पता है कि खत लिखे गए हैं। खत अब बाकायदा ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी है, हो नहीं सकता कि कोई पढ़ता ना हो या उन तक कोई इन्फॉर्मेशन ना गई हो। नहीं, वो तो उन्हें पता ही होगा, जाहिर बात है, ओपन लेटर है, उन्हें पता होगा, लेकिन जवाब नहीं दिया गया ना वहाँ से। उन्होंने कहा कि तो वज़ीर आज़म जवाब दें, मतलब उन्होंने एक प्रॉपर चैनल का बता दिया आप लोगों को। नहीं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये खतूत जो हैं ये वज़ीर आज़म के लिए तो थे ही नहीं, वज़ीर आज़म के लिए तो थे ही नहीं, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिखे गए थे और बताया गया था। और ये याद रखिएगा, ये खतूत जितने भी हैं ये तारीख का हिस्सा रहने, या आज अगर है हुकूमत नहीं है, कल है नहीं है, ये तारीख में लिखे जाने हैं। और अभी भी आप देखें ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की उस दिन की जो खवारिज के बारे में हदीस का जिक्र है, बहुत जबरदस्त जिक्र किया उन्होंने। ये सियासतदानों का काम है, और सियासतदानों के लिए प्लेटफॉर्म तो इमरान खान ने इतना जबरदस्त दिया है ना, यानी ये वोट को इज्जत का नारा लगाते थे, बड़े बड़े नारे लगाते, बांगे दौल, कहाँ गया वो, जलील करके रख दिया अपने आप को। अभी मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं जरा खेलदास को भी, ठीक है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू। खेलदास साहब, आपने अजहर सिद्दीक साहब को भी सुना, इस पर अगर कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। बैकडोर राब्तों के हवाले से खेलदास साहब क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरह हामिद रज़ा साहब ने ये तारीख दी है, ये पहले भी इनके लीडर्स अवाम को झूठ फैलाते रहे हैं, गुमराहकुन खबरें फैलाते हैं। कोई, मैं समझता हूँ, इनसे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ना इनके लिए कोई दरवाज़ा खुला हुआ है। एक ही रास्ता है, सियासी रास्ता, वो है पार्लियामेंट, जहाँ पे हमने इनकी ख्वाहिश पे ये आए और हमने इनसे बातचीत का आगाज़ किया, मगर आपको पता है हर चीज़ पे ये यू टर्न लेते हैं। तो मैं समझता हूँ, देखें, ये जो बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने अच्छी बातें की, तो इनका सोशल मीडिया जो इमरान खान के हुक्म पे चलता है, जिस तरह सिपाही सालार के ख़िलाफ़, जिस तरह पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो इन्होंने एक कैंपेन चलाई हुई है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है सिवाय इनके इंतशारियों के, सिवाय इनके बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पैसा दे के ये सारा कुछ करवा रहे हैं, जो उनको ही फ़ायदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ किस किस्म की ये बातचीत चाहते हैं। और कोई भी सियासी हुकूमत, मैं आपको ये बताऊं, इस्टेब्लिशमेंट फौज जो है वो हमारी मुहाफ़िज़ है, हमारे सरहदों की, हमारे अवाम की, और वो उनके बगैर हुकूमत जमहूरियत भी नहीं चल सकती। तो ये नहीं हो सकता कि आप उनके खिलाफ काम करें, एक कैंपेन चलाएं, उनके जो है प्रोपेगेंडा करें, और दूसरी तरफ आप कहें हमसे बातचीत करें। तो मैं नहीं समझता कि एक सियासी वर्कर के तौर पे, कारकुन की हैसियत से, कि हम इनसे इस तरह की बातचीत करेंगे। जब तक ये अपना रवैया
या तो ये जो अपने ट्विटर अकाउंट पे, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पे इन्होंने जो बदतमीजी का तूफान बर्पा किया हुआ है, तो हुकूमत भी इनसे कोई बात नहीं करेगी। हम इंतशारियों से, फसादियों से बात नहीं करेंगे, हम सियासी जमात से बात करेंगे, सियासतदान से बात करेंगे। इस तरह की सोच से हम बात नहीं कर सकते। इस तरह की सोच से हम वैसे ही निपटेंगे जो जिस तरह हम खारिज के खिलाफ निपटते हैं, जिस तरह बंदूक उठाने वाले के खिलाफ लड़ते हैं, इसी तरह उनसे बातचीत नहीं कर सकते, इसी तरह इनसे भी बात नहीं कर सकते। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं वैसे खेलदा साहब, आप कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ आप ऐसे निपटेंगे। एक मिनट जी। सियासी रास्ते पे इनको चलना होगा। जब तक सियासी रास्ते पे नहीं चलेंगे, जब तक आइन की, पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं। मुझे ये बताएं क्यों खत लिख रहे हैं ये? आइन इनको इजाजत देता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को दावत दें? आप क्यों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निशाना बनाते हैं? ये आइन आपको एक जमात को देता है कि आप एक सिपह सालार को, उसकी फोर्सेस को आप निशाना बनाएं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें? ये कानून इजाजत देता है? दुनिया का कोई कानून? क्या बाकी मुल्कों में ऐसे होता है? कोई ऐसे सियासतदान करते हैं जिस तरह ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं हमसे बातचीत करो, हमें इक़्तिदार के तख्ते पे बिठा जाओ? भाई आपको पौने 4 साल अजहर साहब दिया उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने। ठीक है खेलदा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अजहर साहब, आपको इजाजत नहीं हो सकती दोबारा आप आके इस तरह इंतशार और फसाद और इस मुल्क को श्रीलंका बना। ठीक है खेलदा साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, पॉइंट टेकन। ठीक है। अच्छा अजहर साहब, अगर आप खेलदा साहब की बात में भी कुछ ऐड करना चाहें, किसी बात का जवाब देना चाहें। दूसरी बात ये कि खत भी एक मोमा बना हुआ है, कौन लिख रहा है? क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि खत लिखे ही नहीं गए। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया वाकई अब आपके लिए अजाब या मुश्किल बन चुका है, आप इस बात का एतराफ़ करते हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। असल वजह है कि आईने पाकिस्तान 1973 उर्दू और अंग्रेजी के अंदर है। ये मेरा ख्याल है पंजाबी में भी होना चाहिए, फारसी में भी होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए, ताकि समझ आ सके ना। वो कह देने से तो आईने पाकिस्तान समझ नहीं आता ना। कहाँ कदगन है कि खत नहीं लिखा जा सकता। तो खतों वाली सरकार होती थी, जैसे काजी फायद साहब कितने खत लिखते थे, ये इतनी तारीफें किया करते थे, रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं। उनके मैसेज आगे बड़े नाम हो चल गया था खतों वाली सरकार के हवाले से। फिर अब आकर ये बातें करें, आज अगर हमें समझाएं कि खत में बुराई क्या है, हर्ज क्या है उस खत में, क्या उस खत में कौन सी गैर कानूनी बात लिख रही है। अगर गैर कानूनी लिखी है तो जाकर पर्चा कराएं, जाकर आपको रोका किसी ने, खाता है ना। और खत के लिए नारना सा पॉइंटर देते हैं, वो पॉइंट लिखने के बाद वो बकायदा जो है खत जारी किए जाते हैं। आप रोक तो नहीं ना सकते ना आप खत लिखने के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। अब यानी ये मैंने नहीं अनोखी बात सुन रहा हूँ। अब आईने पाकिस्तान में जो चीज रोकना है वो हलफ लिखा हुआ है, अब हर एक को पता है। यानी आज पूरी के अंदर इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की ऐसी सिफारिशें की हैं, तो हम जो बात कह रहे हैं वही है ना कि ये एस्टैब्लिशमेंट के रूप धारे हुए हैं। यानी वो जमात के जिसमें ज़ियाउल्लाह की उंगली पकड़ के आज तक आई है, आप अंदाजा लगाए ना। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के हाथ अगर आया था तो वो अगस्त 2018 में हुकूमत में आया, आरटीएस बिठाया गया ताकि इमरान खान को शरीयत ना मिले। और अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ खुद बता रहे हैं कि नवाज इनसे रब्ता हो गया, जनरल फैज का रब्ता हो गया, जनरल बाजवा का। हमने देखा जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर क्या बातें करते हैं। आज ये जो भी बातें कर रहे हैं ना, आज अगर पाकिस्तान यहाँ बैठा है इसी वजह से बैठा है कि कॉलो फेल में तादाद है इनके, ये वोट को इज्जत दो का नारा लगा के बेवकूफ बनाते रहते हैं। अब मुश्किल काम है। अब हमने ना तो देखो एनआरओ मांगा है ना एनआरओ लिया है। तकरीबन 550 दिनों से ज्यादा के इमरान खान जेल में रहा, उसने सजाएं भुगती, अपीलों में बरी हुआ, 2 केसों में रह गया था, उसमें भी बरी हो जाना है। अब उसके लिए क्या किया, कोर्ट पैकिंग का प्रोसेस शुरू किया इन्होंने। आईने 26वीं आईनी तरमीम बनाई, और वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या किया, हम बोगला से पूछे ना, कि अदलिया का निजाम तबाह बर्बाद कर दिया कि किसी ना किसी तरह से। जब अभी मुझे इस तरह इतना बताएं कि 3.5 सालों के अंदर ये कह रहे हैं जी 1 साल में मईशत का पता नहीं क्या उड़ान ले लिया है। मां सिवाय करप्शन और उसके अलावा है क्या? बातें बड़ी होती हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की तरह आए तो सही ना, देखे तो सही ना। क्या पाकिस्तान की तनजली हुई है करप्शन के हवाले से? कितने करप्शन के केसेस नैब ने किए? ट्रांसफर के हवाले से मुझे याद आया, इमरान खान साहब को जो कोर्ट लखपत जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, इस पर अदलिया का क्या किरदार हो सकता है? क्या देख रहे हैं आप? ये जो बातें बता रहे हैं कि डीलें शीलें, कोई डील शील नहीं ले रहे हम ना, हमने कोई डील शील लेनी, हमें ऑफरें हो रही हैं, इमरान खान को ऑफरें हो रही हैं। इमरान खान चाह रहा है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो इस मुल्क के लिए भला चाह रहे हैं ना। ये वोट को इज्जतों का नारा लगाते थे, आज एस्टैब्लिशमेंट के साथ पींग से पींग लड़ाई हुई है और उनके सर पे बैठकर कौन कर रहे हैं ऑफर्स? अजहर सिद्दीक साहब, ऑफर्स कौन कर रहा है? छोटी सी बात लें आप, सिंपल सी बात। अभी आप लोग तो लेटर्स लिख रहे हैं ना।
नहीं, लेटर्स हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आइन और कानून की पासदारी करें। कहीं हमने जिसको सिफारिश ऑफर की होती है हो वो कि लेटर नहीं लिखता, जो लेटर लिखता है उसको ऑफर नहीं होती, दोनों बातें मैच नहीं कर रही ना। ना, लेकिन वो तो अब जस्टिस काजी फाइसा कितने खत लिखते रहा करते थे, ये तो रिकॉर्ड की बातें है ना। जैसे शहीद मंसूर अली शाह खत नहीं लिखते अब और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने खत नहीं लिखे। वो तो देखिए, वो तो बताना होता है क्या हालात है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि इस मुल्क की इन्होंने गंगा डुबो दी है। 7,000 अरब का कर्जा 7 महीनों के अंदर लिया इन्होंने, 10 महीनों में। और गौर करें इनकी तरजीहात क्या है, जरा सुनिएगा। तरजीहात क्या है? तरजीहात है हॉर्स एंड कैटल शो। 3 अरब रुपया कौम का जाया कर दिया। 1% अजहर भाई, आपने स्टेट बैंक की रिपोर्ट नहीं देखी है? तरसीलात ज़र बढ़ी है, सरमायाकारी बढ़ी है मोर देन 50%। नहीं, उसी स्टेट बैंक ने बताया है ना, उसी स्टेट बैंक ने बताया है कि क्या हालात हो गए, मुआशी हालात क्या हो गया। अगर मुआशत इतनी अच्छी होती तो क्या 7,000 या 9 कर्जा लेते ये इतना? मुआशत की तो ये निशानी है ना। अच्छी रिपोर्ट बता रहे हैं फिलहाल। स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कहें कि मुआशत बेहतर होगी है, इस तरह नहीं बेहतर होती। मुआशत बताएं आम आदमी की जिंदगी क्या है, बताएं घी दावल चाल क्या पोजीशन है, आपका पास है पेट्रोल की कीमत क्या है, डॉलर की कीमत क्या है, ये बताएं आप। ये कोई नहीं है। जो अमीर कबीर आदमी है, जो फैमिलियों में बैठे हैं, उनके फायदे हैं, उनका फुदू लगा हुआ है, उनके हालात अच्छे हैं। आम आदमी का पूछे, खुदकुशियां हो रही है यहाँ पर लोग तकरीबन कितने लोग ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मुल्क से बाहर चले गए हैं। खुदारा इस मुल्क को अगर सही रास्ते में लाना है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। खेलदास साहब, आज नवाज शरीफ साहब ने इरफान सिद्दीकी साहब से मुलाकात में कहा कि जो मसनूई सियासी बहरान है वो पैदा करने की कोशिश जो भी करेगा उसको कामयाब नहीं होने देंगे। उनका इशारा किस तरफ है और अब क्या आगे आप लोगों के प्लान में क्या है? दूसरा, मौलाना साहब जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे हैं पीटीआई के साथ, उसको भी रोकने की तरफ इस चीज़ का इशारा है कि मौलाना साहब को मना लिया जाएगा कि इस तरह का अलायंस ना बनाया जाए। देखें, नवाज शरीफ साहब का वाज़ह जो मौक़िफ़ है वो पहले भी कह चुके हैं और अभी आज भी जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं, इस मुल्क में इंतशार फसाद एक ही शख्स चाहता है, उसका नाम इमरान खान है और वो इस वक्त मुजरिम है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है। वो आज काउंसलर भी नहीं बन सकता, ना पार्टी में कोई उसका ओहदा है। वो एक नायल शख्स है। वो चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। वो नहीं चाहता पाकिस्तान खुशहाल हो, तरक्की पे हो, जिस तरह 2017 पे एशियन टाइगर बनने जा रहा था। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इस तरह के खेल हो, पाकिस्तान की अवाम खुश हो। उसको पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली हजम नहीं होती है। ये इंतशारी टोला है, एक फसादी टोला है। उसका वाज़े नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी सरबराह का है कि इस फसादी टोले से, इससे इंतशारियों से इस तरह बात नहीं होगी। जिस तरह मैंने कहा, जो बंदूक उठाने वाला है, जो इंतशार फैलाने वाला है, उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। और इन हथकंडों के बावजूद, इन सब इनकी कोशिशों के बावजूद इन्होंने सियासत को जो जिस तरह अदम इस्तेकाम पैदा किया, उनके बावजूद हमने डिलीवर किया है। नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आओ मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ ने मुश्किल से पाकिस्तान को मौलाना फजल रहमान साहब को ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने से रोक लिया जाएगा। मेरे पास आखिरी 30 सेकंड्स है। मौलाना साहब को ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने से रोक लिया जाएगा, नवाज शरीफ साहब उनको मना लेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा आइन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। वो किसी इंतशारी टोले को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी इख्तिलाफ राय हो सकता है, उसका नुक्ते नज़र हो सकता है। वज़ीर आज़म का मौलाना फजल रहमान साहब से राब्ता है, हमारी क़यादत का राब्ता है। हम मौलाना साहब कभी ऐसी सियासत नहीं करेगा जिससे जमहूरियत को नुकसान हो, जिसको मुल्क के नुकसान हो। ठीक है। आपको लगता है कि मौलाना साहब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस नहीं बनाएंगे पीटीआई के साथ मिलके? दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।